नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला। आज की क्लास के अंदर हम नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। मैं आपको ये मेक श्योर करता हूं कि अगर आप ये लेक्चर देखते हैं तो आपको नेशनलिज्म इन इंडिया में और कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आज की क्लास में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। आज हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ कहाँ था, कैसा कैसा था, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गांधी जी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे करना चाहते थे। तो गांधी जी ने बोला हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टेजेस में करेंगे। कैसे करेंगे? स्टेजेस में करेंगे। किसी ने पूछा क्या स्टेजेस, तो महात्मा गांधी जी ने बोला सबसे पहले तो आपको जो ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिए उनको आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको टाइटल को क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा, लोगों ने बोला उसके बाद बोला बॉयकॉट करना पड़ेगा आपको ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स की हर एक सर्विस को आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा। सिविल सर्विस को बॉयकॉट करना पड़ेगा, इलेक्शंस को बॉयकॉट करना पड़ेगा, स्कूल्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा, कोर्ट्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा। तो आप कोऑपरेट नहीं करो, कुल मिला के बात ये। फिर बोला कि अच्छा इसमें भी सक्सेस नहीं मिली तो क्या? तो गांधी जी ने बोला फिर हम करेंगे सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मतलब हम लॉ को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया उसको ब्रेक करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब ब्रिटिशर्स के साथ हम कॉपरेट नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंट मतलब कॉपरेट नहीं करेंगे प्लस लॉ भी हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे होगा? स्टेजेस में होगा। पहले आपको टाइटल सरेंडर करना है, बॉयकॉट करना है ब्रिटिशर्स को, और थर्ड हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट करेंगे। अब ये आता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके अंदर अलग अलग कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर सबसे पहले तो खिलाफत कमेटी के लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो है वो शहर के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर गांव के किसान पार्टिसिपेट कर रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ट्राइबल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में प्लांटेशन वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जितने लोग अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के लोगों के लिए जो इंडिपेंडेंस का मतलब है वो क्या था? अलग अलग था, क्योंकि हर एक आदमी की प्रॉब्लम अलग थी, तो उनकी जो डिमांड थी वो भी क्या थी? अलग अलग। तो जनवरी 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। मतलब हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों मिलकर जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं। इसी के साथ मैनी ग्रुप पार्टिसिपेटेड एंड एवरीवन हैड डिफरेंट गोल। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया और सब लोगों का गोल क्या था? अलग अलग। ईच ग्रुप इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज डिफरेंटली। स्वराज मतलब सेल्फ रूल या इंडिपेंडेंस। तो हर एक ग्रुप जो पार्टिसिपेट कर रहा था उसके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब अलग अलग था। तो शहरों में जो लोग रह रहे थे उनके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब था कि ब्रिटिशर्स जो है उनका जो रूल है वो बहुत ऑप्रेसिव है। गांव में जो किसान जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका इंडिपेंडेंस का मतलब था कि हमसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है, टैक्स कम कर दें। ट्राइबल लोगों के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब था हमारे जंगल हमको वापस दे दो। प्लांटेशन वर्कर के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब था हमको घर जाने दिया जाए। तो सब लोगों के लिए इंडिपेंडेंस मतलब स्वराज का मतलब क्या था? अलग अलग। अब बात आती है कि शहरों के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसा था। तो शहरों के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो मिडिल क्लास ने स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। जो टीचर्स थे उन्होंने स्कूल से रिजाइन कर दिया। जो लॉयर थे उन्होंने कोर्ट जाना छोड़ दिया। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया। सारी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सिर्फ एक पार्टी जिसका नाम है जस्टिस लीग, और ये जस्टिस लीग जो है वो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। अच्छा, जस्टिस लीग ने चुनाव क्यों लड़ा? क्योंकि जब बाकी सारी पार्टी चुनाव लड़ती थी तो उसके अंदर ज्यादातर लोग ब्राह्मण थे या अपर कास्ट के लोग थे, तो वही चुनाव जीत के आते थे। तो इन लोगों को लगा हम तो कभी पावर में आ ही नहीं पाएंगे। तो जस्टिस लीग को लगा अब जब कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है अपन चुनाव लड़ लेते हैं और अपन क्या आ जाएंगे?
पावर में आ जाएंगे। तो जस्टिस लीग ने क्यों लड़ा? दे सॉ इलेक्शन वाज अ मींस टू गेट सम पावर विच ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस टू। ठीक है, तो शहरों में कैसा था? मिडिल क्लास ने स्टार्ट किया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर ने स्कूल से रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने कोर्ट जाना छोड़ दिया और इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया, एक्सेप्ट एक पार्टी जिसका नाम है जस्टिस लीग, जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी है। उसने क्यों इलेक्शन लड़ा? क्योंकि उसको लगा कि यही मौका है पावर में आने का, क्योंकि जो पावर थी वो ब्राह्मण्स के पास में थी। अब शहरों के अंदर ये जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? जो लिकर शॉप्स थी उनको लोगों ने पिकेट कर दिया था, मतलब वहां पे चेन बना के खड़े हो गए थे, ना तो लोगों को जाने देंगे और ना ही किसी को आने देंगे। तो उससे जो है वो लिकर शॉप को बहुत नुकसान हुआ, तो लिकर शॉप को पिकेट कर दिया था। फिर जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने फॉरेन जो गुड्स थे, जो बाहर से सामान आता था, उसके अंदर ट्रेड करना बंद कर दिया। उन्होंने ट्रेड तो बंद किया ही, साथ साथ में जो लोग फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग कर रहे थे उनको पैसे देने से भी मना कर दिया। तो कुल मिला के जहां पर भी फॉरेन गुड्स आ रहा है वहां पे इंडियन लोगों ने ना तो उनको खरीदा और ना ही उनके साथ कुछ ट्रेडिंग करी। तो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस फॉरेन गुड्स। उन्होंने ट्रेड भी नहीं किया, मतलब खरीदा भी नहीं, बेचा भी नहीं, और जो ट्रेड कर रहे थे उनको पैसे देने से, मतलब लोन देने से भी मना कर दिया। ठीक है, लोगों ने जो है वो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया और मेनली उसके अंदर फॉरेन क्लॉथ है, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट कर दिया। यहां से कपास बाहर जाता था, कॉटन बाहर जाता था, वहां से कपड़ा बन के आता था और यहां पर बेचते थे। तो जो बाहर से कपड़ा आ रहा है लोगों ने उस कपड़े को खरीदना बंद कर दिया। अब जब लोगों ने बाहर से जो आने वाला कपड़ा है उसको खरीदना बंद कर दिया तो जो उसकी जो पहले आता था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर 100 टी शर्ट आ रहे हैं तो अब वो 57 ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे। तो बाहर से जो कपड़ा आ रहा था उसकी जो वैल्यू थी वो भी क्या हो गई? कम। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले जो बाहर से कपड़ा आता था उसकी वैल्यू थी 102 करोड़ और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद उसकी वैल्यू हो गई 57 करोड़। ये 57 होगा ना, ठीक है, 57 करोड़। तो मतलब आधा हो गया। मतलब पहले अगर 10 लोग बाहर का कपड़ा खरीद रहे हैं तो अभी सिर्फ 5 लोग ही खरीद रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ ना, जब बाहर का कपड़ा नहीं पहन रहे तो क्या पहन रहे हो? यहाँ का लोकल बना हुआ। तो इंडियन टेक्सटाइल मिल और हैंडलूम जो है उनका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इंडिया के लोग इंडिया का कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया। ये जो है इसके इफेक्ट हुए शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ब्रिटिश के खिलाफ। अब बात ये आती है कि जब शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो ये फेल क्यों हो गया शहरों में? शहरों में ये फेल इसलिए हो गया कि मान लो जिस बच्चे ने स्कूल जाना छोड़ा तो वो घर पे बैठा है, तो अब अगर वो घर पे कब तक बैठेगा? फॉर एग्जाम्पल उसने जो ब्रिटिशर्स की स्कूल थी वो छोड़ी और उसके सामने अगर अपने को अल्टरनेटिव मिलता कि ये इंडियन स्कूल है यहाँ जाके पढ़ सकते हैं तो बच्चा वहां जाके पढ़ लेता, टीचर भी वहां जाके पढ़ाने लग जाते। लेकिन ऐसा कोई अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन अपने पास था ही नहीं। तो धीरे धीरे बच्चे वापस स्कूल जाने लग गए, टीचर्स वापस स्कूल चले गए और लॉयर्स भी कोर्ट में चले गए। और जो लोग इंडिया का कपड़ा पहन रहे थे, इंडिया में उस समय हाथ से जो कपड़ा बनता था उसको अपन खादी बोलते हैं। अब वो हाथ से बना हुआ कपड़ा जो बाहर से कपड़ा आ रहा है उससे बहुत महंगा था, तो लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे लोग वापस फॉरेन कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया। तो ये था रीजंस के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों के अंदर क्यों फेल हो गया। जो खादी था वो क्या था? एक्सपेंसिव था। जो फॉरेन से बाहर जो सामान आता था, बाहर से जो कपड़ा आता था, इसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाए और धीरे धीरे फॉरेन क्लॉथ को पहनना स्टार्ट कर दिया। लैक ऑफ इंडियन अल्टरनेटिव टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, जैसे इंडियन स्कूल नहीं थे, इंडियन कोर्ट्स नहीं थे, तो धीरे धीरे लोगों ने वापस जो है जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स स्टार्टेड गोइंग बैक टू कॉलेजेस एंड कोर्ट्स। स्कूल टीचर्स उन्होंने वापस वहीं जाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने जब बॉयकॉट किया था तो बॉयकॉट कब तक करते हैं? हमारे पास खुद का कोई सोर्स नहीं था तो लोग वापस जाना स्टार्ट कर दिया और शहरों के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया। तो ये तो था शहरों के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने किया, कैसे किया, फिर उसका ब्रिटिशर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा और शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों फेल हो गया। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। अब बात करते हैं गांव के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ। गांव के अंदर भी लोग परेशान हैं क्योंकि किसानों को ज्यादा जो है वो रेवेन्यू देना पड़ रहा है जो है ब्रिटिशर्स को। तो इसी समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले अवधीय किसान जो है वो पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले अवध के जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां के लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार के खिलाफ, क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा जो है वो रेवेन्यू ले रहे हैं, हमसे फ्री में काम करवा रहे हैं, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो उनका मूवमेंट पहले से चल रहा है। तो अवध पीजेंट्स मूवमेंट, अब ये क्या था ना,
पीजेंट्स ऑफ अवध वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। अवध के जो किसान थे वो वहां के तालुकदार और लैंडलॉर्ड मतलब जमींदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे वो भी अपन अभी देखेंगे। ये जो प्रोटेस्ट है इसको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जिनको सन्यासी भी बोलते थे, ये इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और ये जो बाबा रामचंद्र है ना, ये एक टाइम पे कभी फिजी में काम करते थे। ब्रिटिशर्स की कॉलोनी फिजी भी थी, वहां पर वो प्लांटेशन करते थे और इंडिया से यहाँ से लोग लेके जाके वहां पर काम करवाते थे। तो ये इनडेंजर्ड लेबर थे फिजी के। फिजी से जब ये वापिस आए तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो अवध किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के खिलाफ। और इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं वो बाबा रामचंद्र है। और बाबा रामचंद्र ने बोला कि ये जो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार हैं, अपन कैसे इनका जो है वो इनके खिलाफ अपन प्रोटेस्ट करें। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो देना बंद कर दो। मतलब लैंडलॉर्ड भी बाल तो कटवाता होगा, कपड़े तो धुलवाता होगा, उसके घर पे कोई काम करने जाता होगा, तो बोला बेसिक सर्विस देना बंद कर दो। तो इन लोगों ने नाई धोबी बंद स्टार्ट किया। ठीक है। और ये बाबा रामचंद्र कौन है? इंडेंजर्ड लेबर है। कहाँ में? फिजी में। पहले फिजी के अंदर एज ए लेबरर बन के गए थे, काम करते थे और वहां से वापस आ गए थे। ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फैल जाता है। जब ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फैलता है तो जून 1920, अभी देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट हो रहा है, अपन जून 1920 की बात कर रहे हैं। जून 1920 में जब ये अवध के किसानों का मूवमेंट बहुत बढ़ जाता है तो जवाहरलाल नेहरू अवध के किसानों से मिलते हैं और वहां पर एक सभा को बनाते हैं जिसका नाम है अवध किसान सभा। और खुद उसके हेड बन जाते हैं और बाबा रामचंद्र को भी उसके हेड बना देते हैं। तो ये अवध किसान सभा कब बन रही है? जून 1920 में। कौन बना रहा है? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र इसके जो है वो हेड बन जाते हैं। ठीक है। 3 महीनों के अंदर 300 ब्रांच इसकी खुल जाती है। मतलब अवध के आसपास के पूरे एरिया में लोग जो है सभा से जुड़ने लग जाते हैं और अपनी अपनी सभा लोग बना लेते हैं। अच्छा, ये क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है अवध के अंदर? क्यों हो रहा है? क्योंकि जो किसान थे वहां पे बहुत प्रॉब्लम थी। क्या थी अवध के किसानों को प्रॉब्लम? पहले तो हाई लैंड ऑफ रीज लैंड, क्योंकि लोगों के पास खुद का लैंड नहीं था तो जमींदार से लैंड लेते थे और उस पर खेती करते थे, उसका वो लीज देते थे, मतलब किराए पे लैंड लेते थे और वापस किराया भरते थे। तो जो लैंड रेंट पे ले रहे हैं उसका किराया बहुत ज्यादा लेते थे। दूसरा क्या था? हाई टैक्सेस। जो वो खेती कर रहे थे और जो प्रोडक्शन आ रहा था उस पर टैक्स भी लैंडलॉर्ड्स बहुत ज्यादा ले रहे थे। हैड टू डू बेगार, जो किसान थे उनको बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब काम करवा लेता था लैंडलॉर्ड और उसके पैसे नहीं देता था। तो बेगार मतलब क्या होता है? वर्क विदाउट पेमेंट, नो सिक्योरिटी एंड राइट ओवर लीज रेंट। अब किसी किसान ने 1 साल के लिए जमींदार से लैंड को लीज पे लिया है और वो जो जमींदार है उससे 1 साल से पहले ही वो लैंड वापस ले लेता था, तो उसका खुद का कोई राइट नहीं था। तो इससे किसान वहां के परेशान थे अवध के। पीजेंट्स की डिमांड क्या थी? वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो क्या डिमांड कर रहे थे? वो सबसे पहले डिमांड कर रहे थे कि जो हमसे टैक्स ले रहे हैं ये कम हो जाए, बेगार को जो है वो बैन किया जाए और सोशल बॉयकॉट किया जाए जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है, मतलब इनकी जो बेसिक सर्विसेज है उनको बंद करे। तो इसके लिए इन लोगों ने नाई धोबी बंद प्रोग्राम चलाया था, मतलब बेसिक सर्विसेज देना बंद कर दो, तो बॉयकॉट कर दो इन लोगों को। ठीक है। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो लीडर्स थे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और इन लोगों को लगा हमको अवध किसान सभा को भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल कर देना चाहिए और अवध के किसान भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब अवध के किसान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं तो उनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि गांधी जी का प्रोटेस्ट करने का तरीका है सत्याग्रह, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, और अवध के किसान जो है वो वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जनवरी 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो कांग्रेस चाहती है कि ये अवध पीजेंट मूवमेंट को हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिला दें और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अवध पीजेंट्स मूवमेंट को मिला दिया जाता है। लेकिन बट पीजेंट्स प्रोटेस्ट ग्रू अगेंस्ट सत्याग्रह। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो सत्याग्रह से करना है, लेकिन जो पीजेंट्स थे उनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था वो सत्याग्रह के अगेंस्ट था। क्या क्या था? पीजेंट्स ने अटैक कर दिया लैंडलॉर्ड्स के घर पे। ठीक है। अटैक करके क्या किया? बाजार को इन लोगों ने लूट लिया। पीजेंट्स टुक ओवर ग्रेन होर्डिंग। जब उन्होंने जमींदार के घर पे अटैक किया तो उसके घर पे जो अनाज का भंडार पड़े तो उसको लूट लिया, बाजार को लूट लिया, अटैक कर दिया। तो ये सत्याग्रह के खिलाफ है। ठीक है। और कुछ एरिया के अंदर तो पीजेंट्स ने ये बोला है
जो किसान थे, कुछ एरिया में किसान तो ये अफवाह फैला रहे थे कि महात्मा गांधी ने बोला है कि कोई भी तरीके का टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये जो लैंड है, जो आप जिस लैंड पे अपन लीज करके काम कर रहे हैं, इसको आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो अफवाहें फैलाने लग गए। ठीक है, कुल मिला के 1921 के अंदर अवध किसान सभा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जुड़ जाता है, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सत्याग्रह पे चल रहा था। अवध किसान लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो सत्याग्रह के खिलाफ चल रहा था। क्या था कि उन्होंने जो लैंडलॉर्ड्स के घर पे अटैक कर दिया, उसके घर पे जो ग्रेन होर्डिंग थी उसको लूट लिया, बाजार को लूट लिया। कहीं कहीं जगह अफवाह फैला दी कि गांधी जी बोल रहे हैं कि लैंडलॉर्ड को टैक्स मत दो और लैंडलॉर्ड का जितना भी लैंड है आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो गांव के अंदर भी ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। शहरों में भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, गांव में भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ट्राइबल एरिया में कैसा चल रहा था? तो ट्राइबल एरिया की अपने पास एक कहानी है, ट्राइबल मूवमेंट गुडेम हिल्स। ये जो है आपकी ट्राइबल एरिया में है, मतलब एक फॉरेस्ट इलाका है गुडेम हिल्स में। वहां पे ट्राइबल लोग थे, उनको ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि आज से तुम जंगल में नहीं जाओगे, और जंगल की ना तो लकड़ी लेके आओगे, ना कुछ जंगल से कोई जंगल से कोई भी उसका प्रोडक्ट लेकर आओगे। तो ट्राइबल लोगों को लगा यार ये ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हमको बोलने वाले, ये जंगल तो हमारा है, हमारा घर है, हम तो इतने हमारे बाप परदादा सब इस जंगल पे ही निर्भर है, अब ये ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हमको मना करने वाले। ब्रिटिशर्स ने जंगल में जाने से तो मना किया ही, साथ साथ में ट्राइबल लोगों को बोला कि अगर हम कहीं रोड बना रहे हैं, हमको कहीं पेड़ काटने की जरूरत है, तो तुमको काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो है वहां के ट्राइबल लोग जो है वो नाराज हैं। अर्ली 1920s, मतलब देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। गुडेम हिल्स, ब्रिटिश स्टॉप ट्राइबल पीपल टू एंटर फॉरेस्ट एंड फोर्स ट्राइबल पीपल टू डू बेगार फॉर रोड बिल्डिंग। पहले तो जंगल में जाने से मना कर दिया और उन लोगों से बेगार करवाई। बेगार मतलब काम जिसका पैसा नहीं है। ये जो है ट्राइबल लोगों को अच्छा नहीं लगता, और ट्राइबल लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उनको लगता था फॉरेस्ट वॉज ओनली मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। उन लोगों को लगता था हमारी रोजी रोटी फॉरेस्ट है, और ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट में जाने से मना किया। दे बिलीव दैट फॉरेस्ट आर देयर ट्रेडिशनल राइट्स एंड ब्रिटिश डिनाइड देम। ट्राइबल लोगों को लगता था कि फॉरेस्ट उनके ट्रेडिशनल राइट्स हैं और ब्रिटिशर्स जो है उनको डिनाई कर रहे हैं, तो ये लोग गुस्सा है। अब ये गुस्सा है तो ये लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे। ड्यू टू दिस ट्राइबल पीपल स्टार्टेड रिवोल्ट। इसकी वजह से ट्राइबल लोगों ने क्या कर दिया, रिवोल्ट। और ये रिवोल्ट कैसा था, मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर। मिलिटेंट मतलब वायलेंट वाला, गुरिल्ला मतलब छापा मार। जंगलों में छुप जाते थे, ब्रिटिशर्स आते थे उस पर अटैक कर देते थे। अच्छा, जो ट्राइबल एरिया का जो ये प्रोटेस्ट था ना, इसको लीड कर रहे हैं अलूरी सीताराम राजू, जिसको लोकल गॉडमैन भी बोलते थे। वो ये बताते थे मैं भविष्य बता सकता हूँ, मेरे को गोलियां नहीं लगती है, तो मैं जो है वो अमर हूं, मैं मर नहीं सकता। तो ये वाकई लोकल गॉडमैन थे, और ये ट्राइबल लोगों का मूवमेंट जो है वो लीड कर रहे हैं। और ये जो सीताराम अलू है, ये गांधी जी के बहुत बड़े फैन है। गांधी जी जो है जैसे बोलते हैं कि आपको फॉरेन कपड़ा नहीं पहनना है, तो इन लोगों ने बोला आपको फॉरेन कपड़ा नहीं पहनना है। गांधी जी ने बोला कि दारू मत पियो, क्योंकि ट्राइबल एरिया के अंदर तो रिचुअल होता है, ये अपनी खुद की लोकल दारू बना के पीते हैं, तो ये दारू को बैन करवा दिया, फॉरेन गुड्स को बैन करवा दिया। लेकिन सीताराम अलू जो है वो वायलेंस के साथ में है। दो बातें गांधी जी से फॉलो हो रही है, बॉयकॉट कर दो ब्रिटिशर्स को, उसके प्रोडक्ट को, लेकिन गांधी जी नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, सीताराम वायलेंस की बात कर रहा है। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। ही पर्सुएटेड पीपल टू वेयर खादी एंड स्टॉप ड्रिंकिंग। इसने लोगों को खादी पहनने से बोला, खादी पहनने के लिए बोला, और लोगों को बोला तुम दारू वारू मत पियो। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन वायलेंस, लेकिन ये वायलेंस में बिलीव करता था। देयरफॉर गुडेम हिल्स, इन लोगों ने क्या किया ना, अटैक कर दिया। कहां पर अटैक किया? अटैक किया पुलिस स्टेशन में। ठीक है, इन्होंने अटैक किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। तब जब ये लोग वायलेंस करने लग गए तो ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को जो है उतना ही तेजी से सप्रेस किया। 1924 में राजू को पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है, लेकिन तब तक ये वहां का लोकल हीरो बन जाता है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो फेल हो गया। अब एक सत्याग्रह है, जैसे आपको 3 सत्याग्रह तो महात्मा गांधी के 1917, 1917 और 1918, ये जो है वो चंपारण में, ये खेड़ा में है, ये अहमदाबाद में। इन तीनों को किया है गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। एक आपके सत्याग्रह है 1928 का, गुजरात में हो रहा है, और इस सत्याग्रह को करवा रहे हैं अपने सरदार वल्लभ भाई
पटेल। और ये सत्याग्रह किसके लिए है? इट वॉज अ पीजेंट्स मूवमेंट इन विच पीजेंट्स गॉट सक्सेस। इट वॉज अगेंस्ट इंक्रीज ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस बढ़ा दिए तो लोगों ने वहां पे सत्याग्रह किया और उनको उसमें सक्सेस मिल जाती। तो बारडोली सत्याग्रह पे क्वेश्चन आ सकता है, बारडोली सत्याग्रह क्या था? तो 1928 गुजरात में हुआ। पीजेंट मूवमेंट था जो सक्सेस हो गया। किसके खिलाफ था? इंक्रीज ऑफ टैक्स के खिलाफ। इसको लीड किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अब देखो, अब ये जो क्या बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एग्रीकल्चर फील्ड या प्लांटेशन फील्ड में कैसा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो इनके बहुत सारे प्लांटेशन फील्ड थे, तो वहां पर लोगों को काम करवाया जाता था और वो काम जबरदस्ती करवाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, कोई लेबर अगर किसी प्लांटेशन फील्ड में चला गया तो वो ब्रिटिशर्स की मर्जी के बिना वो फील्ड छोड़ के नहीं जा सकता। इसके लिए ब्रिटिशर्स एक लॉ लेके आए थे। क्या लॉ था? 1859 का एक लॉ है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके अंदर कहा है नो वर्कर कैन लीव प्लांटेशन फील्ड विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो प्लांटेशन वर्कर्स इससे बड़े परेशान थे और ये इनसे फ्रीडम चाहते थे, तो ये लोग भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट होते हैं। व्हेन वर्कर हर्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर लेफ्ट द फील्ड टू गो होम। जब लोगों को लगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया है तो बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर्स इस लॉ के खिलाफ फील्ड को छोड़ छोड़ के घर की ओर चले गए। वर्कर्स बिलीव दैट गांधीयन राज इज कमिंग एंड दे विल गेट लैंड इन देयर विलेजेस। जो वर्कर्स प्लांटेशन फील्ड छोड़ के गए उन लोगों को लगा अब हमको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चलते हैं अपन, और गांधी राज आ गया है और गांधी जी जो है हमको लैंड दे देंगे हमारे ही गांव में, तो हम यहाँ पर काम क्यों करें? तो लोग धीरे धीरे प्लांटेशन फील्ड छोड़ के चले गए। लेकिन ये कभी भी घर नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं घर पहुंच पाए? जैसे ही वो फील्ड छोड़ के रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन पे भी वर्कर्स का स्ट्राइक चल रहा था, वो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वो रेलवे स्टेशन पे ब्रिटिशर्स इनको पकड़ लेते हैं, इनको बहुत मारते हैं और वापस प्लांटेशन फील्ड में लाके छोड़ देते हैं। ब्रिटिशर्स कॉट देम एंड बीट देम एंड वर्कर वर सेंट बैक टू दी टी फील्ड्स। लोगों को वापस पकड़ पकड़ के फील्ड में भेज देते हैं। अभी अपन ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 4 हिस्से पढ़े, वैसे और भी थे। शहरों में कैसा हुआ, गांव में किसानों ने कैसा किया, ट्राइबल एरिया में कैसा था और प्लांटेशन फील्ड में कैसा था। और अपन ने देखा कि चारों जगह ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे करना है लोगों को पता ही नहीं है। गांधी जी का आइडिया क्या है सत्याग्रह का, लोगों को पता ही नहीं है। और लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मतलब है वो अपनी तरफ से अलग अलग निकाल रहे हैं। सब लोगों की डिमांड क्या है? अलग अलग। इसलिए ये क्या है, फेल हो जाता है। लोगों के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो नेगेटिव क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के? पीपल यूज वायलेंस फॉर प्रोटेस्टिंग। सबसे पहले तो नेगेटिव यही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने बोला कि आपको नॉन वायलेंस करना है और लोग क्या कर रहे हैं? वायलेंस कर रहे हैं। अब जो लोग जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्वराज या इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? अलग अलग। तो लोगों का प्रोटेस्ट भी क्या है? अलग अलग। यूनाइटेड प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन वो प्रोटेस्ट सारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कर रहे हैं। स्वराज मैसेज वॉज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाई डिफरेंट पीपल। अब जो शहरों में लोग रह रहे थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल से हमको इंडिपेंडेंस मिल जाए। पीजेंट्स का जो स्वराज का मतलब था वो था वांटेड फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ट्राइबल लोगों के लिए स्वराज का मतलब था वांटेड राइट्स ऑफ देयर फॉरेस्ट। और प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मतलब था वांटेड टू फ्रीली मूव आउट ऑफ द फील्ड एंड गो टू देयर होम। सो सब लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या? अलग अलग। तो सब लोग लड़ाई भी कैसी लड़ रहे हैं? अलग अलग। और मेन बात, सब लोग क्या यूज कर रहे हैं? वायलेंस को यूज कर रहे हैं। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? पहली बार हमको भारत में देखने को मिला कि एक मूवमेंट चला जो पूरे भारत में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शहरों में भी कर रहे हैं, गांव में भी कर रहे हैं, जो है वो जंगलों में भी कर रहे हैं, प्लांटेशन फील्ड में भी कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी मूवमेंट हुए, फॉर एग्जांपल रिवोल्ट ऑफ 1857 और देख लो, तो ये इंडिया के कुछ एरिया के अंदर ही सीमित थे। अब ये पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऐसा हुआ जो इंडिया में, मतलब ज्यादातर इंडिया के लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों को धीरे धीरे कांग्रेस और महात्मा गांधी के आइडिया समझ में आने लग रहे हैं। लोग धीरे धीरे यूनाइट होना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जब महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म करके वापिस नया जब मूवमेंट चलाएंगे वो और बड़ा होगा, उसके बाद वाला मूवमेंट और ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग रहा है प्रोटेस्ट कैसे करना है। तो पॉजिटिव क्या थे? पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एजिएशन। मतलब लोगों को ऑल ओवर इंडिया का प्रोटेस्ट से जो है वो रिलेट कर पा रहे हैं। इससे पहले लोकल एरिया के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल सत्याग्रह चंपारण में हुआ तो चंपारण तक ही सीमित था, बाकी इंडिया के लोगों को कोई लेना देना नहीं। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ चल रहा है? पूरे इंडिया के लोग उससे कनेक्टेड है।
ऑल पीपल लिंक देमसेल्फ टू महात्मा गांधी एंड द मूवमेंट विद कांग्रेस। सारे लोग महात्मा गांधी की सोच से अलाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के मूवमेंट को धीरे धीरे समझने लग रहे हैं। मूवमेंट टिल नाउ आर ओनली लिमिटेड टू लोकल रीजन एंड आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इट स्प्रेड टू लार्ज एरिया। अभी तक जो मूवमेंट थे वो सारे लोकल एरिया में थे, अभी पहली बार जो है वो बड़े एरिया के अंदर मूवमेंट चल रहा है। दिस लेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियन पीपल, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत बड़े एरिया पे हुए और लोग धीरे धीरे यूनाइट होने लगे। जब लोग यूनाइट हो रहे हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना भी बढ़ रही है। तो ये 4 पॉजिटिव पॉइंट्स है। सवाल पूछ सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, तो ये आपके सामने 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, ये आपके सामने 4 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देते हैं। क्यों विड्रॉ करते हैं, क्योंकि अभी अपन ने बताया कि महात्मा गांधी ने बोला आपको प्रोटेस्ट तो वायलेंट तरीके से नहीं करना है, लेकिन हर एक लोग वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान जो है वो फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देते हैं। स्टार्ट कब हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है जनवरी 1921, मतलब ये 13 महीने मूवमेंट चला और फिर गांधी जी इसको विड्रॉ कर लेते। क्यों कर लेते, क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स ऑफ चोरा चोरी इन गोरखपुर। चोरी चौरा गोरखपुर यूपी के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन तरीके से, और जो है वो पुलिस उसके ऊपर लाठीचार्ज करती है। जब पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे ब्रिटिश लाठीचार्ज करती है तो वो प्रोटेस्टर्स क्या करते हैं, उस पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स भी मर जाते हैं। और गांधी जी को वायलेंस पसंद नहीं है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देते हैं। प्रोटेस्टर्स विजिट पुलिस स्टेशन एंड सेट इट टू फायर एंड किल पुलिस ऑफिसर्स। लोग वहां पे जाते हैं, पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं और उसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मर जाते हैं। तो ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगा, स्टेजेस में स्टार्ट होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन थे, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अलग अलग लोग, सब लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में कैसा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में क्यों फेल हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो गांव में किसान अवध किसान सभा में कैसा था, वो क्यों फेल हो गया, ट्राइबल एरिया में कैसा था, वो क्यों फेल हो गया, प्लांटेशन फील्ड में कैसा था, वो क्यों फेल हो गया। फिर हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नेगेटिव्स पढ़े, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पॉजिटिव्स पढ़े और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया गया। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर जो है अच्छा, आपको अगर ये जो अब अभी हमने पढ़ा है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा फ्राइडे को शाम 4 बजे, और इसके अंदर हम जो है वो लेक्चर 3 करेंगे। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बात करेंगे अपन। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आज की क्लास में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा, अगली क्लास में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं फ्राइडे शाम 4 बजे।